हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज वैशाली कंबोज। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। रिसेंटली ही निर्मला सीतारमण जी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, तो आइए समझते हैं। हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारे इंडियन फैमिलीज इमोशनली, फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस about this initiative on our social media platforms as well. Telegram channel Launchpad Education पर भी हम इसकी announcement करेंगे। लेकिन if you are the registered student using the link below in the description of this video, तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। And if there are limited seats, you can grab this opportunity on first come first serve basis. तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। Whatever we are going to promise, हम वो डिलीवर करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। सबसे पहले कंटेंट्स को देख लेते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों इसके बारे में बात की जा रही है, कंटेक्स्ट क्या है इसका। इसके अंदर एक वर्ड यूज किया जा रहा है मोनेटाइजेशन, तो ये एसेट मोनेटाइजेशन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। की फीचर्स क्या है इस प्रोजेक्ट के, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, क्या फ्रेमवर्क रहने वाला है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, यानी इसके आने से भारत के ऊपर क्या असर होगा, चैलेंजेस क्या रहेंगे इसके अंदर, इनको देखेंगे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें हमारे फेसबुक चैनल पर और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल पर। लेट अस सी। सेंटर ने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के अंदर कुछ ऐसे एफर्ट्स को लिस्ट आउट किया है सरकार ने जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को सेल किया जाएगा ओवर द नेक्स्ट 4 years 2022 टू 2025। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर मोनेटाइज किए जाएंगे। अभी किस तरह से होगा इन डिटेल हम समझेंगे आगे। यहाँ पर समझते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन है क्या। सबसे पहले आप वर्ड मोनेटाइजेशन को समझिए। हमने कुछ समय पहले ही एक वर्ड समझा था, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मतलब वहां पर हुआ क्या था कि पैसे को मार्केट से उठा लिया गया था, राइट। कुछ टाइप की करेंसी थी जिसको नेगेट कर दिया गया था। यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है, मतलब हम यहाँ पर पैसा बनाने वाले हैं, मोनेटाइजेशन होने वाली है। तो वो मोनेटाइजेशन किस तरह से होने वाली है, हम यहाँ पर कुछ नए सोर्स के थ्रू पैसा जो है वो जुटाने वाले हैं। हो क्या रहा है आप यहाँ देखिए। Asset monetization involves the creation of new sources of revenue by unlocking of the value of hereto unutilized and underutilized public assets। मतलब क्या हुआ इसका कि ऐसे कोई भी एसेट्स, ऐसी कोई भी हमारे पास संपत्ति पड़ी है जो अंडर यूटिलाइज्ड है, मतलब पूरी तरह से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसका फुल पोटेंशियल जो है इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, या फिर वो जो संपत्ति है वो अनयूटिलाइज्ड है, मतलब हम इसे यूज नहीं कर रहे, सरकार के पास पड़ी है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो, वेस्ट पड़ी है, या तो ऐसा कहें। ठीक, तो ऐसी कोई भी संपत्ति जो अंडर यूटिलाइज है या अनयूटिलाइज्ड है उसको अब इस्तेमाल किया जाएगा। उसको सरकार जो है कुछ समय के लिए यहाँ पर देने वाली है। आप समझ लीजिए कि लीज पर देने वाली है। किसको? प्राइवेट सेक्टर। ठीक, मेनी पब्लिक सेक्टर एसेट्स आर सब ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होते हैं, एंड कुड बी अप्रोप्रिएटली मोनेटाइज्ड टू क्रिएट ग्रेटर फाइनेंशियल लिवरेज। हम उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, अभी हम नहीं कमा पा रहे ड्यू टू सम ड्रॉबैक्स, लेकिन आने वाले समय पर हम उससे और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इस दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के तहत हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर लाइन अप करेंगे जिनके अंदर हम ऐसे एसेट्स को अंडरलाइन करेंगे जिनको सरकार यहाँ पर लीज पर प्राइवेट सेक्टर को दे सकती है। तो वो पूरा एक पाइपलाइन बनेगा, उसके अंदर एक लिस्ट तैयार की जाएगी जिसके अकॉर्डिंग सरकार काम करेगी, इसीलिए इसके अंदर वर्ड यूज हुआ है पाइपलाइन।
ठीक है जी, आगे देखते हैं। एसेट मोनेटाइजेशन हेल्प हमें किस चीज में करती है? हमें हमारे जितने भी पब्लिक एसेट्स हैं उसकी एक्यूरेट क्या वैल्यू है उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलेगी। हम किस तरह से बेहतर तरीके से उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं इसके बारे में हमें यहाँ से पता लग जाएगा। गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ पर अपने एसेट्स को बेचने की जरूरत नहीं है, वो बेच नहीं रही है। यहाँ पे आप खास तौर से इसको अंडरलाइन कीजिए, बेच नहीं रही है। यहाँ पे सरकार जो है सिर्फ कुछ समय के लिए लीज पर दे रही है ताकि उसे बेटर रिटर्न्स जो है आ सके। मतलब यहाँ पर होगा क्या कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे कुछ समय के लिए लीज पर दे दी जाएगी और बाद में उनको वो जो प्रॉपर्टी होगी वो वापस करनी पड़ेगी। दिस प्रोसेस इज ओनली टू इनोवेट एंड इनरिच एन एसेट। तो एक एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। अभी तक जो एसेट्स हमें नहीं लग रहा था कि बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, अब हम उनकी बेटर परफॉर्मेंस लाना चाहते हैं। इससे क्या होगा? देखो, प्राइवेट सेक्टर जो है उसके पास क्या है? उसके पास बढ़िया एफिशिएंसी है, उसके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी है, उसके पास एक्सपर्टीज है, वो रियलिटी को समझता है दुनिया की बेहतर तरीके से। इस वजह से अगर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन यहाँ पे होगा तो हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, सरकार को उससे फायदा होगा। ठीक है जी, सेंट्रल आइडिया ये है। आगे देखते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली अपना जो रेवेन्यू है उसके राइट्स को ट्रांसफर करने वाली है प्राइवेट पार्टीज को, कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन पीरियड के लिए, हमेशा के लिए नहीं। इस बात पे आप गौर कीजिएगा, ठीक। एंड रेवेन्यू शेयर बेसिस पे ये किया जाएगा। कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी, ठीक जी। तो इसके अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसके तहत ये काम किया जाने वाला है अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स। आपने सुने होंगे ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर का मॉडल सुना होगा, टोल ऑपरेट ट्रांसफर। इस तरह से कैसे कैसे एरियाज होंगे जहां पर ये काम किया जाएगा। एसेट्स किस किस तरह के हो सकते हैं सरकार के पास रोड्स हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनको यहाँ पर एज एन एसेट लीज पर दिया जाएगा। की फीचर्स को देखते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो वर्थ है 6 लाख करोड़ के, मतलब 6 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो हम यहाँ पर जुटाने वाले हैं। इट वॉज लॉन्च टू अनलॉक वैल्यू इन ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। देखिए, दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, एक है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। आपने इन प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना होगा, थोड़ा सा इसको समझते हैं टेक्निकल तरीके से कि क्या है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर काम आप पहली बार शुरू करने जा रहे हैं। मतलब कोई न्यू एंटिटी आई है, वो एक नई जगह के ऊपर लैंड खरीदेगी, वहां पे नए सिरे से काम जो है शुरू करेगी, बिल्डिंग बनाएगी, अपनी प्रोसेसिंग शुरू करेगी। लेकिन ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं होता। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पे प्रेजेंट होती है, ऑलरेडी वहां पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है, उसको और बेटर बनाने के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं। So in brownfield investments, as you can see here, an entity purchases or leases an existing facility. Already वहां पे present होती है कोई बिल्डिंग, कोई ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर जाके अपनी प्रोडक्शन को शुरू करती है। ठीक है जी। बाय एंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर, तो यहाँ पे हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके। उनको राइट्स ट्रांसफर किए जाएंगे यहाँ पे, बट नॉट द ओनरशिप। ओनरशिप नहीं दी जा रही है। एंड यूजिंग द फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन अक्रॉस द कंट्री। हमने करना क्या है कि ये सारा जो पैसा इकट्ठा हम करने वाले हैं, इस पैसे से हमें देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। हमारे पास अभी पैसा जो है वो ज्यादा नहीं है, सरकार के पास पैसा इतना नहीं है कि वो भारत का जो सपना है इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक लेकर जाने का, उसके लिए अभी हमारे पास उतने फंड्स नहीं। तो अभी कभी कहीं से तो हमें फंड्स जुटाने पड़ेंगे। अब ये फंड्स कैसे जुटेंगे, इसके लिए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की सहायता ली है यहाँ पर। ठीक है जी। तो हम क्या करने वाले हैं, ये 6 लाख करोड़ जब हमारे पास इकट्ठा होगा, हम इस पैसे से नए तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। हम नए स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, नई बढ़िया रोड्स बनाएंगे और बढ़िया एयरपोर्ट्स बनाएंगे, बढ़िया पोर्ट्स बनाएंगे, और इस तरह से सरकार का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना होगा वो पूरा होगा। कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या होने वाले हैं, जैसे हमने बात करी, रोड्स होंगी, रेलवेज होंगे, पावर सेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, जो अराउंड 66% कॉन्स्टिट्यूट करता है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर।
यहाँ से ज्यादा वैल्यू जो है वो निकाली जाएगी, दैट इज अराउंड 66%। इतने ही मोनेटाइज कर देंगे इस एरिया से। रेस्ट का जो 34% है वो आएगा टेलीकॉम सेक्टर से, माइनिंग, एविएशन, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पाइपलाइंस, वेयर हाउसेज एंड स्टेडियम्स। ये सब चीजें जो हैं, एसेट्स जितने भी हैं, ये उनको लीज पर देकर सरकार जो है यहाँ से पैसा जुटाएगी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का अब ऑब्जेक्टिव क्या है? वो चाहते हैं कि हम हाई क्वालिटी अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपने देश के लोगों पर दें। हम क्या चाहते हैं कि लोगों का ईज ऑफ लिविंग जो है वो बढ़े, मतलब जीवन जीना जो है वो ज्यादा आसान हो जाए। अब जीवन जीना आसान किस तरह से होगा? जब बेटर रोड्स होंगी, जब बेटर रेलवेज होंगी, यानी जब हमारे पास हमारी लाइफ की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वो सारी चीजें होंगी जो हम चाहते हैं। ठीक जी, बेटर इंटरनेट होगा तो हमारी जिंदगी और बेहतर होगी। अगर ये होगा तो एक देश का नागरिक जो है वो बढ़िया से तरक्की कर पाएगा, इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करेगी। ठीक, तो कुल मिला के ये सारा का सारा काम होने वाला है यहाँ पर। सो इसके लिए एसेट मोनेटाइजेशन हम लोगों ने किया। किस फिलॉसफी के ऊपर ये बेस्ड है? क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन। मतलब आपने कुछ क्रिएट करना है किसी और एसेट को मोनेटाइज करके। मतलब आप एक साइड पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर लीज पे दे रहे हैं ताकि वो बेटर परफॉर्म करे, और उस पैसे को जुटाकर आप एक नए तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाने जा रहे हैं। दिस इज एम्ड एट टैपिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। हम प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं ताकि हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर सकें। अब ये चाहिए क्यों? हमें ये चाहिए जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, हम नई नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ला सकें, इस चीज के लिए चाहिए। The strategic objective of the program is to unlock the value of investment. वो सारी जो वैल्यू अभी तक हम पोटेंशियल नहीं गेन कर पाए हैं, वो सारा पोटेंशियल हमारा गेन हो जाए, वो सारा पोटेंशियल हमारा हार्नेस हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो हमें क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, हमें पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट हमने यहाँ पर करी है कि पैसा हमारे पास आएगा तो हम आगे पैसा लगा पाए। ठीक जी, ओके, आगे देखते हैं। अब ये किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर हमें हेल्प करेगा? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डिजाइन करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर नए स्कूल, कॉलेजेस, बिल्डिंग्स बनाएंगे, हम नए एयरपोर्ट्स, रोड सब कुछ बनाने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट? जब ये लोग एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर पाएंगे, ये पैसा कमाएंगे और फिर इकोनॉमी के अंदर ही उसको स्पेंड करेंगे और इसी तरह से इकोनॉमी आगे ग्रो करेगी। ठीक है जी। सो दिस इज अ वर्चुअस साइकिल। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोग पैसा कमाएंगे, इकोनॉमी से कुछ ना कुछ चीजों को खरीदेंगे और इसी तरह से पैसा जो है वो रोटेट होता रहेगा और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। फ्रेमवर्क किस तरह का इसमें रहेगा? इसके अंदर ओनली एसेट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइन मिनिस्ट्रीज एंड CPSEs, दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो भी एंटरप्राइजेस सेंटर की हैं उनको यहाँ पर लाया जाएगा। फ्रेमवर्क के अंदर क्या है? मोनेटाइजेशन होगा राइट्स का, नॉट ओनरशिप। ठीक है जी। कुछ समय के बाद उनको हैंड बैक, मतलब वापस उनको देना पड़ेगा जो भी एसेट होगा। ब्राउन फील्ड डी रिस्क एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट्स जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स होंगे और जिनके ऊपर कोई रिस्क नहीं होगा, यानी वहां से पैसा कमाया जा सकता है, ऐसे एकदम बेकार प्रोजेक्ट्स नहीं दें। ठीक जी। देन एक स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप यहाँ पे रहेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये काम होने वाला है जी। और इसके साथ साथ यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मतलब वो जो कंपनी जिसको हम लीज पर दे रहे हैं, क्या वो बेटर परफॉर्म करती है या नहीं, हम उसके सारे पैरामीटर्स को चेक कर कर ही उसको ये प्रोजेक्ट देने वाले हैं। ठीक है जी। तो सारे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स चेक करके ही ये काम किया जाए। अब देखते हैं कि इससे हमें फायदा किस किस तरह से होगा, कैसे हमने इस फायदे को देखा है, कैसे हम 6 लाख करोड़ रुपए जुटाए। Considering that the infrastructure creation is inextricably linked to monetization, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाना है तो पैसा तो हमें चाहिए। ठीक जी। इसको इन लाइन करा गया एक और प्रोजेक्ट के साथ जो हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, जिसका नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इस प्रोजेक्ट के बारे में एक और वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, प्लीज आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। उसके अंदर डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है इस पूरे प्रोजेक्ट का, और ये प्रोजेक्ट किस तरह से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से रिलेटेड है इसके बारे में आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर बेसिकली हमने बात करी है कि हम बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। 102 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार लगाने वाली है नए तरह के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ताकि देश की तरक्की हो। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए पैसा कहाँ से आए, ये बहुत बड़ा सवाल था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। तो उस चैलेंज को
पूरा करने के लिए, उस चैलेंज को एक तरह से आप कह लीजिए कि सॉर्ट करने के लिए एक ये प्लान लेकर आए हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का, जहां से हम 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएंगे। ठीक है जी। ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, ये करता है फॉल 2022 से 2025। तो जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, दोनों की जो टाइमलाइन है वो साथ साथ चल रही है। मतलब जिधर वो वाला प्रोजेक्ट चलेगा, साथ साथ ये वाला प्रोजेक्ट भी चलेगा। तो उधर हम पैसा लगाते जाएंगे और इधर से पैसा हम जुटाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए आप इस पिक्चर के अंदर, रोड से जो पैसा हम कमाने वाले हैं वो है 1,60,200 करोड़ रुपए। ऐसी रेलवे से लिखा है यहाँ, पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन से, नेचुरल गैस पाइपलाइन से, स्टेडियम से, आप देखिए पोर्ट से, एविएशन से। तो ये अलग अलग सेक्टर से पैसा हम इस तरह से कमाने वाले हैं। कब? इन 4 साल के अंदर। ठीक है जी, ओके। सिग्निफिकेंस देखिए, अब एसेट मोनेटाइजेशन जो है ये करेगा क्या? ये प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर लेके आएगा। उनकी जो भी बढ़िया एफिशिएंसी, वो बहुत एफिशिएंसी से काम करते हैं, टाइम पर काम करते हैं। क्यों? उनके लिए टाइम पैसा है, समय इज इक्वल टू पैसा। अगर समय वेस्ट करोगे मतलब आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। अगर आप परफेक्शन से काम करोगे, समय पर काम करोगे, तो एफिशिएंसी आपकी बेटर आएगी। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कभी कभी ये अचीव नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, एंड दैट इज वाई यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का ये वाला पैरामीटर जो है हमें बहुत हेल्प करेगा। ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर के पास एक और खासियत है कि वो ग्लोबल और इकोनॉमिक रियलिटी जो प्रेजेंट है इस वक्त, इस सिचुएशन के अंदर, उसको समझती है। उसके अकॉर्डिंग बड़ी जल्दी से वो अडेप्ट कर जाते हैं। पैंडेमिक का टाइम आया, बड़ी जल्दी से उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, बड़ी जल्दी से उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन किया और एकदम से पैंडेमिक के अंदर इस सिचुएशन को संभाल लिया। तो आप देखिए कि वो रियलिटीज को जानते हैं, किस तरह से मार्केट अप डाउन हो रहा है, उसके साथ किस तरह से हमें चलना है, उनको इस बात की जानकारी है। सो दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट? Such new models will enable participation of financial strategic investors. तो ऐसे लोग जो फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगाने में सक्षम हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो जाएगी। मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जी इसका होगा, अभी हमने बात करी कैसे। अगर ये ग्रोथ होने वाली है, अगर हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, तो इससे क्या होगा? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो लोग पैसा कमाएंगे, तो यहाँ पे क्या होने वाली है जी? डिमांड क्रिएशन होने वाली है। किसके लिए? बहुत सारे एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारे देश के अंदर बन रहे हैं, जैसे कि क्या हो गया, जूते हो गए, चप्पल हो गया, हमने कपड़े खरीदने हैं, हमने बुक्स खरीदनी है, एन नंबर ऑफ और लग्जरीज, कार, स्कूटर्स एटसेट्रा, एनीथिंग, कुछ भी लगा लीजिए। पैसा आएगा तो आप खर्चोगे। जब वो पैसा आप खर्चोगे, आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो बढ़ेगी, तो इकोनॉमी के अंदर पैसा जो है वो रोटेट होने लगेगा। आप खर्चोगे तो कोई और कमाएगा, ठीक? वो इंसान कमाएगा तो वो आगे इकोनॉमी में कहीं लगाएगा। तो इस तरह से इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, हमारा जो जीडीपी है वो ग्रो करने लगेगा। तो इस तरह से ये ग्रोथ में हमें हेल्प करने वाला। बड़े सारे मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं इसके। अब एक और मल्टीप्लायर इफेक्ट को आप यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है, वो कोई प्रोडक्ट बनाने वाली है। आप मान लीजिए यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है जो एक टी शर्ट्स बनाने का काम करती है। लेट्स से टी शर्ट्स अगर वो बना रही है तो उसके लिए उसको कपड़ा चाहिए। अब कपड़ा जो है वो कहाँ से लेकर आएगी? एक इंडस्ट्री वो हो गई। फिर उनको उसके ऊपर लगाने के लिए बटन्स भी चाहिए, तो बटन बनाने वाले कोई लोग होंगे, उनको वो लेके आएगी, ठीक? ऐसे और भी इंडस्ट्रीज होंगी जो डाइंग का काम करती होंगी, तो वो कहाँ से डाई वाले के साथ जाके पहले अपना रिलेशन बनाएंगे और उसको भी पैसे देंगे। तो हुआ क्या बेसिकली कि एक इंडस्ट्री जब वो टी शर्ट बनाने वाली ग्रो करी, तो उसके साथ कई सारी और इंडस्ट्रीज जो थी वो भी ग्रो करने लगी। तो सिर्फ टी शर्ट बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ, आसपास और जो इंडस्ट्रीज थी उनके अंदर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लगेगा, ठीक है? तो इकोनॉमी को ओवरऑल फायदा बहुत ज्यादा यहाँ पर होने लगेगा। ऑल्सो आप एक और चीज देखिए कि अभी तक क्या है कि इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल जो है उसको ज्यादा सप्लाई करता है बाहर और इंपोर्ट करता है फिनिश गुड्स को। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो बढ़े। हम क्या चाहते हैं कि हमारा अपना रॉ मटेरियल हो, हम खुद ही अपने एरिया के अंदर, खुद ही भारत के अंदर हम लोग अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बनाएं, हम खुद अपने प्रोडक्ट्स को बनाएं, हम सेल्फ रिलायंट बने, हम आत्मनिर्भर बने, ये हम चाहते हैं, ठीक? तो अगर हम अपने देश में बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमें ज्यादा सस्ता पड़ेगा, और अगर हम अपने देश के अंदर ऐसा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करके देंगे तो उससे जो इंडस्ट्री होगी उसको फायदा होगा, वो स्मूथ तरीके से अपना काम कर पाएगी। और जब ये स्मूथ तरीके से काम करेंगे तो ये बेटर प्रोडक्ट बनाएंगे, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, और अगर ये बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर इनके प्रोडक्ट की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी।
तो भारत का नाम ग्लोबल लेवल पर और ज्यादा चमकेगा। तो ओवरऑल फायदा किसको हुआ? इकोनॉमी किसकी? भारत की। ठीक, आगे देखते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जी हुई और पूरा का पूरा क्या हुआ हमें यहाँ पे फायदा? इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। ये बात अभी हमने की। अब इसके साथ साथ बड़े सारे चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने। क्या है? पावर सेक्टर जो है हमारा, उसके अंदर कई तरीके के रेगुलेटेड टैरिफ्स हैं। कहीं पे किस तरह से रेगुलेशन है टैरिफ का, कहीं पे टैरिफ किस तरह से लिया जाता है। आजकल हमारा जो पावर सेक्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड भी है। एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। उनका जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह से वो लोग हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। लो इंटरेस्ट अमंग इन्वेस्टर्स इन नेशनल हाईवेज बिलो 4 लेन्स। तो 4 लेन से कम के अगर कोई भी यहाँ पे नेशनल हाईवेज अगर बनाए जाएंगे तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर का पर्सन होगा वो इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं लेगा। दे वांट कि भाई बड़े बड़े यहाँ पर नेशनल हाईवेज जो हैं वो बने, ताकि वहां पे जब वो पैसा लगाएंगे, टोल वहां से कमाएंगे, ज्यादा एरिया पे ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे तो उनको फायदा हो। ठीक जी, ओके। सो द लैक ऑफ इंडिपेंडेंट सेक्टोरल रेगुलेटर्स। अलग अलग एरियाज के अंदर देखो, पावर का सेक्टर है, रोड का सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर है, हर एक सेक्टर के अंदर रेगुलेटर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स जो हैं वो बहुत कम है। जब रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं तभी काम बढ़िया तरीके से चल पाता है। ठीक है जी। लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स इन वेरियस एसेट्स। कई एरिया में हमें इसकी जानकारी नहीं है कि पैसा जो है आना जाना उसका कैसा होगा, हम कमा पाएंगे, कैसे कमा पाएंगे, इस बात पे अभी बहुत सारे सवाल हैं। लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन गैस एंड पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क्स। हमें नहीं पता कि गैस और पाइपलाइन नेटवर्क जो है उनका कितना पोटेंशियल है, या जितना उनका पोटेंशियल अगर हमें पता भी है तो हम उसे हार्नेस नहीं कर पा रहे, हम उसकी प्रॉपर कैपेसिटी जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अगला आया जी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। हमारे यहाँ पर जब भी कोई देखिए बिजनेस होगा, कहीं पर भी हो, तो उसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स तो जनरेट होंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉब्लम्स जनरेट होंगे। तो उसका क्या जुडिशियल प्रोसेस होगा, कौन सी ऐसी जुडिशियल एंटिटी होगी जो यहाँ पर काम करेगी, क्या वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करेगी, इस बारे में अभी कोई भी क्लैरिटी हमारे पास नहीं। ठीक जी, ऑलराइट। तो आपने देखा कि किस तरह से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का ये जो प्रोजेक्ट है वो भारत के लिए एक बड़े सपने को दिखा रहा है कि भारत आगे जाके बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है वो कर पाएगा। भारत के जो सिटीजन्स हैं वो बढ़िया तरीके से पैसा कमा पाएंगे, उनका ईज ऑफ लिविंग हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, यहाँ के बिजनेस हाउसेस का, जो भी यहाँ के डोमेस्टिक हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनका, इंडिया का एक्सपोर्ट पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल फायदे हमें बहुत सारे होने जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जैसे हमने देखा कि चैलेंजेस भी है। एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाएगा। उसको आप एक रोड का एरिया दे दो, ठीक है, एक स्ट्रेच आप उसको दे दो, आपने उसको कहा कि भाई ये जो स्ट्रेच है यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर हम कोलकाता तक एक हाईवे बनाने जा रहे हैं, वहां पर पैसा जो है प्राइवेट सेक्टर तुम लगा दो। अब प्राइवेट सेक्टर ने पैसा लगा दिया यहाँ पर, इसके बाद क्या हुआ, हम क्या चाह रहे हैं, ये एक तरह का देखो बिडिंग प्रोसेस है। बिडिंग प्रोसेस मतलब यहाँ पे एक तरह की बोली लगाई जाएगी। मैंने कहा कि भाई दिल्ली से कलकत्ता तक आप रोड बना दीजिए, राइट, या रोड को मैनेज कर लीजिए, रोड को बेटर मेंटेनेंस कर दीजिए इस चीज की आगे आने वाले 4-5 साल तक। ऐसा मैंने प्राइवेट सेक्टर को कहा। प्राइवेट सेक्टर कहता अच्छा मैंने सोचा था कि वो देगा मुझे इसके लिए कितने 20,000 करोड़ रुपए, मैंने इतना सोचा, ठीक है, सरकार ने इतना सोचा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं आया उसके अंदर। उसने यहाँ पे बेट कर दिया कि 10,000 करोड़ रुपए ही मैं दूंगा। अब हो सकता है सरकार के पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, तो किस तरह से हम यहाँ ये देखो 6 लाख करोड़ रुपए को हम इकट्ठा कर पाएंगे, ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, तो जो इन्वॉल्वमेंट हम प्राइवेट सेक्टर की चाहते हैं, हमें उतने बड़े लेवल की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा अभी क्वेश्चन लगा हुआ है। लेकिन हम होपफुल हैं कि आने वाले टाइम पे अगर हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो सरकार का साथ देगा। क्योंकि देखिए सरकार कोई बुरा तो चाहती नहीं है, सबकी तरक्की चाहती है। तो देश अगर तरक्की करेगा वो तभी करेगा जब प्राइवेट सेक्टर साथ में तरक्की करेगा। ठीक है, तो पॉलिसीज उनके अकॉर्डिंग ही या एक स्ट्रीमलाइन करके बनानी चाहिए, तभी ये प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएंगे, नहीं तो फिर से ये ऐसे पड़े ही रह जाएंगे। राइट, ओके। अच्छा, अब एक और नया चैलेंज आ गया, क्या देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज।
ऑपोजिशन पार्टीज ने ये कहना शुरू कर दिया सरकार को कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग तो जी यहाँ पर लूट मचा दी है और आप लोग ये सारा कुछ बेच देने, जितने भी प्रोजेक्ट्स की आप बातें कर रहे हैं, आप रोड की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं रेलवेज को प्राइवेटाइज कर दोगे आप लोग, या जिसको आप कह रहे हो कि लीज पे दे दोगे, कहते हैं एक्चुअली वो प्राइवेटाइजेशन ही है। आप लोग क्या कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर को जाके उनको रखने के लिए दे रहे हो कुछ टाइम के लिए। ऐसा तो अब होगा नहीं कि 4-5 साल के लिए वो रखने के लिए दिया जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं पॉसिबल है। कि क्या हम ये चाहते हैं कि सिर्फ 4-5 साल में हम लोग सारी देश को एकदम डेवलप कर देंगे? देखो, होपफुल हम लोग हैं, लेकिन ये कहना कि 4-5 साल के लिए ही हम प्राइवेट सेक्टर को देने वाले हैं, ये बड़ा अटपटा सा लगता है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर सिर्फ 4-5 साल के लिए मेहनत नहीं करने वाला है इतनी बड़ी रोड के ऊपर, ठीक है, या इतने बड़े पोर्ट के ऊपर, या इतने बड़े रेलवेज के ऊपर। वो अगर उसको रेलवे स्टेशन दिए जा रहे हैं, कुछ एरिया उसको दिया जा रहा है, तो वहां पे वो आसपास अपनी तरक्की करेगा, इतना पैसा वो वहां पर लगाने वाला है, तो क्या वो सिर्फ 4-5 साल के लिए लगा रहा है? तो ऑपोजिशन पार्टीज ये कह रही हैं कि एक्चुअल में आपकी जो विजन है वो ये है कि आप सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दोगे, मतलब आप तो देश बेचने पे लगे हुए। तो बीजेपी सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया बाय निर्मला सीतारमन जी की ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कतई ही नहीं है कि हम लोग किसी तरह का यहाँ पर बेच का काम कर रहे हैं या हम कोई प्राइवेटाइजेशन का काम कर रहे हैं। कहते जी, उन्होंने पेपर दिखाते हुए कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि आप पढ़ लीजिए कि किसी तरह का लैंड का जो ट्रांजैक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं किया जा रहा है। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट। ऑल्सो यहाँ पर नीति आयोग के सीईओ जो है अमिताभ कांत जी, उन्होंने यहाँ पे कहा, कहते ये पहली बार नहीं होने जा रहा है। तो ऑपोजिशन पार्टीज अगर तुम इतना चिल्ला रहे हो यहाँ पे, तो ये पहली बार तो नहीं होने जा रहा है, तुम लोगों ने भी ऐसा काम किया है और अब तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तो उन्होंने कहा दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 15 to 20 years, तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दिस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। ठीक है जी, तो ये देखिए ऑलरेडी चल रहा है ये। The Kant further said that the Congress government in Maharashtra has done an asset monetization of the Bombay-Pune Expressway. What else is that? तो कहते ये क्या है? ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये खींचातानी जो है वो चलती ही रहती है, ऑपोजिशन का काम है सवाल उठाना, और ये सही भी है। ये भारत की कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेस के लिए, कंस्ट्रक्टिव व्यू पॉइंट्स बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और ये हमेशा वेलकमिंग होनी चाहिए, सवाल उठते रहने चाहिए ताकि उसके ऊपर डिस्कशंस हों। आंख बंद करके अगर हम सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये देखकर कि हाँ बहुत सपने सुहाने जो दिखाए गए बहुत ही बढ़िया हैं, और बाद में जाके पछताएं, उससे बेटर है कि हम अभी बेटर तरीके से उसका एनालिसिस करें। ठीक है जी, ऑल राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर हम क्वेश्चंस की बात यहाँ पर करें तो आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, दैट इज बेसिक अबाउट दिस मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। मोनेटाइजेशन के ऊपर आपको एज अ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मोनेटाइजेशन होती क्या चीज है। ठीक जी, एंड मेंस में यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। इकोनॉमी का जो हमारा पेपर होता है जीएस पेपर 3, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है हमारा, जहां पर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर आप कमेंट कीजिए, आपको ये प्रोजेक्ट से आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर आप इलस्ट्रेट कीजिए, और साथ में आपको इसे क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए भी कहा जा सकता है, या आपको ये भी कहा जा सकता है कि इसके अंदर चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है जी, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट few questions related to this. You can just attempt a question, for example, what is national monetization pipeline and what are the challenges related to it, or critically analyze the national monetization pipeline. Do you see that it will help in achieving the target of $5 trillion economy in India? ऐसा करके आप क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसको अटेम्प्ट करें तो प्लीज डू पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. We would welcome such comments, we would welcome such answers. So that's all from this topic. Thank you very much for watching this video. प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही ज्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे Facebook चैनल पर और Instagram चैनल पर. और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड PDF चाहिए तो प्लीज ज्वाइन अस ऑन आवर Telegram चैनल. थैंक यू सो मच.